सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक एक्सचेंज का आज पहला रोज़ है और आज ही हमने मुस्बत रुझान देखा। 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद जो इंडेक्स गुज़िश्ता हफ्ते 78,444 पर बंद हुआ था, आज वो 78,400 की 800 की हद भी अबूर कर गया। एक मौके पर 79,000 की हद को भी इस इंडेक्स ने अबूर किया था, लेकिन फिर आखिर में मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हुई, थोड़ी रिकवरी और इंडेक्स वापस आया और अब 78 और 79,000 के दरमियान इस वक्त ये मौजूद है। अब आज से खास तौर पर हमें स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखनी होगी और ये देखना होगा कि कितना स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, कितना इंडेक्स ऊपर जाता है। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आज के कारोबार की सूरतें, चूँकि बजट भी आज से नाफिज हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में ये स्टॉक मार्केट कहाँ तक जाएगी, कफील हमें इस बारे में बेहतर बताएंगे। कफील बताइएगा, आज भी हमने देखा कि 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 79,000 की सतह एक मौके पर इंडेक्स ने अबूर की थी, फिर ये बरकरार नहीं रह सकी। अब क्या प्रेडिक्शंस हैं आगे आने वाले 2-4 दिनों में और आज कारोबार कैसा रहा है? देखिए, हम आज के दिन की बात कर लें तो मार्केट में जो है वो काफी अच्छी पॉजिटिव रही है और एक मौके पे मार्केट का जो इंडेक्स है वो 89,000 को अबूर करते हुए 536 के लेवल पर भी जो है वो ट्रेड हुआ है। ताहम उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग जो है वो दिख गई है मार्केट में और एंड तक अगर हम बात कर लें तो 379 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया मार्केट में और 78,824 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 13 अरब रुपए मालियत की 29 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ है और 183 कंपनी के हिस्से में इजाफा, जबकि 186 कंपनी के हिस्से में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। जो सरमायाकारों से हमारी बात हुई उनकी अकॉर्डिंगली मार्केट में से जो है वो थोड़ी जो करेक्शन थी वो ड्यू थी, जिसकी वजह से मार्केट ये देखी गई है। तमाम ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट जो है वो आइंदा जिस तरह एक मतलब फिर मार्केट ने 89,000 का लेवल अबूर किया तो मार्केट में इजाफा ही देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और आ गई और आने वाले दिनों में भी एक बेहतर नतीजे की उम्मीद है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। अब आज जो फाइनेंस बिल 2024-25 था वो नाफिज हो चुका है। सदर ममलिकत की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई, वफाकी काबीना ने इसको मंजूर किया, पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और आज जब ये नाफिज हुआ है तो इसके बाद अब कितना बड़ा तूफान महंगाई का और कितना खौफनाक तूफान आएगा, चूँकि कई ऐसी अशिया हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, जिन पर के 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। फिर जो टैक्सेज सैलरीड पर्सनस पर लगाए गए हैं उससे ज़ाहिर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और लोगों की परेशानी, लोगों की मुश्किल में इजाफा होगा। फिर आप हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदने जाएंगे तो उस पर सेल्स टैक्स की जो शरह उसको बरकरार रखा गया है। फिर साथ साथ जो दीगर अशिया हैं यानी दवाइयों तक, अद्वियात तक पर ये जो टैक्सेस लगाया गया उससे अब लोग इस वक्त बहुत अजियत महसूस कर रहे हैं। अब आगे ये मामला किस तरह चलेंगे? अब इस रिपोर्ट में जितनी भी अशिया से मुतालिक बताया गया है जिस पर 18% सेल्स टैक्स लगाया है वो तमाम वो अशिया हैं जो कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये किसी एलीट क्लास में नहीं आती, ये कोई ऐसी पुरतायुश अशिया नहीं है, कोई ऐसी आसाइश वाली चीज़ें नहीं है जो कि सिर्फ कोई हाई क्लास इस्तेमाल करती हो, बल्कि जो आप समझ लें कि एक लोअर क्लास है उसके इस्तेमाल की अशिया और उस पर 18% जब टैक्स लगेगा तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा और क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका था हुकूमत के पास इस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का या नहीं, और अगर था तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हम रखेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है के ट्रेड के माहिर माशियात हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब फॉर्मर मेंबर है टैक्स पॉलिसी FBR के हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो अली फरीद ख्वाजा साहब, पहले ज़रा आप ये बताइएगा, ये 18% सेल्स टैक्स खास तौर पर ये वो अशियाएँ, ये आटा, चावल, दूध जो कि रोज़ाना के इस्तेमाल की होती हैं, कोई एक 40-45 हज़ार कमाने वाला शख्स हो उसे भी ये चीज़ें खरीदनी है, उस पर भी वो 18% सेल्स टैक्स है और जो लाखों खरीदने वाला है वो भी इतने ही फीसद टैक्स अदा करेगा। तो ये कैसा मैकेनिज्म है हुकूमत के पास? जी, पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना होगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी कम है और वो 8% तक है जो, और जिसको बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कम से कम 10 से 11% ऑफ GDP हमारा टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। अब ये टैक्स कलेक्शन कम है मगर ये इसलिए कम है क्योंकि कुछ सेक्टर जो है सारा का सारा बोझ उन लोगों पे पड़ जाता है जो टैक्स देते हैं। तो उम्मीद तो यही थी कि टैक्स का नेट जो है वो ज़्यादा ब्रॉडन किया जाएगा और ऐसे सेक्टर्स पे जैसा रिटेल हो गया या एग्रीकल्चर हो गया या रियल एस्टेट होगा, इस पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि एक हार्मनी हो और इक्वालिटी हो टैक्सेस पर। मगर लगता ऐसा है कि ज़्यादा बर्डन फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आया है और ज़्यादा उन्हीं सैलरीड क्लास पे ज़्यादा टैक्सेस बढ़े हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है सबको।
तो इकबाल साहब, चूंकि आप तो ज़ाहिर इन तमाम मामलात को बड़ी करीब से देखते रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र आपकी इन तमाम मामलात पर रही है, आप शायद इस पॉलिसी साजी का खुद भी हिस्सा रहें, तो ये बताइएगा कि ये 18% जब सेल्स टैक्स एक आम आदमी पर लगा दिया गया है, तो ये जो उसकी आमदन थी वो तो ऑटोमेटिकली कम हो गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में ज़रूर इजाफा हुआ है, लेकिन वो गिनती के कोई 12-13 लाख हैं। ये जो बाकी मुल्क के अवाम है वो क्या करेंगे फिर? सरकारी मुलाजमीन की बात करें, उन पे भी टैक्स की शरह बढ़ गई है काफी, और खासतौर पे जो नीचे स्लैब वाले हैं उनका टैक्स डबल हो गया है। पिछले जो जून तक वो टैक्स दे रहे थे, तो इसलिए एक तरफ आमदन उनकी कम हो रही है, वो इम्पैक्ट हो रही है, और दूसरी तरफ जब टैक्स हर कंजम्पशन के आइटम पे लगेगा तो वहां भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये टैक्सों का पहाड़ है, या आप सैलाब कहना चाहें, जो भी आपको टर्म बेहतर लगे, वो हमारे अवाम के लिए आ रहा है 1 जुलाई से, क्योंकि 1 जुलाई से ये सारे प्रपोजल लागू हो जाएंगे, सारी चीजों कंजम्पशन की चीजों पे बढ़ जाएगा। बेसिक जो सवाल आपका था ना, उससे पहले एक और सवाल करने की आपको जरूरत है। जब हम ये बात करते हैं कि टैक्स कहाँ लगना चाहिए था, कहाँ नहीं लगना चाहिए था, उससे पहले एक सवाल ये है कि क्या हम अखराजात को कंट्रोल कर सकते थे? क्योंकि देखिए, बेसिकली इशू तो यही है कि आपकी आमदन और अखराजात में एक बैलेंस होना चाहिए। यही है। ये अगर एक इंडिविजुअल अपना बजट बना रहा है तो वो भी इसी तरह बनाता है। जी अच्छा, इकबाल साहब, बड़ी अहम, हाँ, आप आवाज आ रही है तो गुफ्तगू आप जारी रखिए। ये है मेरी सबमिशन ये है कि हमें अखराजात कंट्रोल करने की गुंजाइश मौजूद थी। आप जितना अखराजात कम कर लेते, उतना ही बर्डन आपको अवाम पे ना डालना पड़ता। मतलब अगर अखराजात में, जैसे बात अक्सर पहले भी होती रही है जब से बजट पेश हुआ था पास होने से पहले, कि शायद हमें पीएसडीपी की इतनी जरूरत नहीं थी जितने अमाउंट उसके लिए रखा गया। पहले बिल में उस पर 1400 अरब रुपए रखा गया था, अब जो फाइनल पास हुआ है तो उसमें 1200 अरब रखा गया। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ अखराजात कंट्रोल किए जा सकते थे। कुछ मिनिस्ट्रीज जो कि उनका फंक्शन चला गया सूबों के पास, फेडरल गवर्नमेंट में उन मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं थी, तो 200-300 अरब रुपए कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक वहां भी बचाए जा सकते थे। तो अगर आप पीएसडीपी को, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट वाले को कम कर लेते, मिनिस्ट्रीज कम कर लेते, तो शायद आप 1,500 अच्छा, इकबाल साहब, कदा कलामी की माजरत, लेकिन ये इन अखराजात को कम करना, कंट्रोल करना तो दूर की बात, अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा किया गया, उनके सफरी अलाउंस को बढ़ाया गया, उनके दीगर अलाउंसेज में इजाफा हुआ है, और ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की तरमीम के बाद, उनकी डिमांड के बाद हुआ है। तो ये खैर, अब ज़ाहिर हम यहाँ सियासी बहस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये चूंकि उस चीज़ से कनेक्टेड है, इसलिए बात करना बड़ा ज़रूरी है, वरना रात 8 बजे वाले शो में हम इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, मसला तो वही है ना कि जी, जब हम जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारी रवायतें ये रही हैं कि अगर कोई कहता था अवाम को कि तुम एक पत्थर पेट पे मार दो, तो उसने खुद 2 बांधे होते थे। तो जब तक जो रूलिंग एलीट है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगी कि हम भी कुछ बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं, हम भी कोई जो पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, तब तक आप अवाम से कैसे, किस मॉरल अथॉरिटी पे आप अवाम को कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल कर लो। सही। तो अली फरीद साहब, ये जो इस वक्त अभी 18% जीएसटी से हम ओवरऑल जो मुल्क पर इस वक्त लगा दिया गया है, कितना टारगेट रखा गया है इस पे? ये 18% जीएसटी लगाकर हम कितने अरब जमा कर लेंगे, और क्या ये हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करके कुछ हिस्सा इसका हासिल किया जा सकता था? यानी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन मौजूद था जीएसटी के बदले, या फिर बस यही आखिरी ऑप्शन था जिसको लगा दिया गया? जी, आपके गेस्ट ने बिल्कुल सही बात की है कि इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड और मॉरल अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बजट ने डिसअपॉइंट किया उस लिहाज से। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट और अखराजात को कम करने की ज़रूरत थी। साथ साथ अगर आपको याद हो, प्राइवेटाइजेशन पे भी पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि फरवरी से पहले प्राइवेटाइजेशन 1 या 2 हो जाएंगी, तो उसमें भी डिले है। तो सर्टेनली ऑन द साइड ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड ऑन द साइड ऑफ राइट साइजिंग, उसमें हमने प्रोग्रेस नहीं देखी जो कि होनी चाहिए थी। और साथ साथ जो आपका सवाल है कि क्या जीएसटी ही बेहतर टैक्स था, नहीं, उसका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को देना पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होती कि रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर पे, उन सेक्टर्स पे जहाँ पे टैक्स नहीं लगा हुआ, और उन लोगों पे जो टैक्स की नेट के अंदर नहीं है, उनको पहले कवरेज पे लेकर आते, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इतना ना बढ़ाते। मगर द फैक्ट कि इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये सिग्नल कर रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाना उनके लिए शॉर्ट टर्म में इतना आसान नहीं है।
तो अली फैज़ साहब, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो एक जो कम आमदन वाला तबका है उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। वही 35-40 हज़ार वाला जो है वो भी 18% सेल्स टैक्स अदा कर रहा है, और जिसकी आमदनी करोड़ों में, जब वो ये अशिया इस्तेमाल करेगा तो वो भी इतने ही फीसद टैक्स अदा करेगा। तो यहाँ कोई एक मैकेनिज्म हुकूमत को बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि जिसकी आमदन कम है उस पर कम टैक्स लगे, जो लाखों या करोड़ों में कमा रहा है उस पर टैक्स की शरह फिर उसी हिसाब से ज़्यादा हो उसकी आमदनी के हिसाब से। जी, टैक्सेस तो हर तरह के लगे, इनकम टैक्स में भी इंक्रीज हुआ है, और जो सेल्स टैक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ज़्यादा खर्चा करेगा उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा एब्सोल्यूट अमाउंट के ऊपर। मगर आपका पॉइंट मैं ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि फेयरनेस ऑफ टैक्सेशन जो है उसको एक डिस्प्ले करना बड़ा ज़रूरी था, कि ऑप्टिकली कम से कम, ताकि गवर्नमेंट आती है और कहती है कि हमारे लिए मुश्किल है, हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, अखराजात कम करने हैं। तो जैसा आपके गेस्ट ने कहा कि शो करने की ज़रूरत है कि हम भी और बाकी सारे के सारे सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो इस पे पेट पे पत्थर बांध के सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसा ना फील होता कि एक तबके को ज़्यादा हर्ट हो रही है। सही। तो इकबाल साहब, ये भी आज पहला दिन है टैक्स नाफिज हुए। आज ही हमने देखा पेट्रोल प्राइस भी बढ़ी, चूँकि लेवी की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा किया गया, वो 80 से 70, अब चले 10 रुपये की वहाँ बचत हुई है, लेकिन वो 10 तो हुकूमत ने 60 से 70 उसको कर दिया है। अब IMF इस पर भी बस नहीं कर रही है। IMF तो अभी भी कह रही है कि आप बिजली भी महंगी करें, आप अपनी गैस भी महंगी करें। अभी जब ये टैरिफ्स मजीद बढ़ेंगे और इस टैक्स के भी इम्पैक्ट अभी क्रिएट होंगे, तो फिर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे मुल्क के, वो फिर किस तरफ जाएंगे? देखिए ना, असल प्रॉब्लम ही यही है कि जब आप कंजम्पशन पे इतना स्ट्रिक्ट यानी कि बर्डन डाल देंगे, कंजम्पशन कम होगी तो फिर ग्रोथ भी नहीं होगी इकोनॉमी की, क्योंकि कंजम्पशन ही प्रोडक्शन को ड्राइव करती है ना। अगर कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? और दूसरा मसला आप जहन में ये भी रखिए कि IMF से कुछ रियायतें ली गई हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए रियायतें ली गई हैं जो पहले फाइनेंस बिल में नहीं थी, इसमें आ गई, मसलन को पाटा के इलाकों के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो IMF को कुछ बातों पे मनाया भी जा सकता है। तो ये सारे का सारा बर्डन के जी IMF की वजह से हो रहा है। चलें इकबाल साहब, इस पर हम आने वाले दिनों में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब, अली फैज़ ख्वाजा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।